भरतपुर का एक कपल 7 साल हो गए थे शादी को। 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी थी। खुशहाल जिंदगी थी। एक रात पति अचानक घर से गायब हो जाता है। परिवार हर जगह ढूंढता है लेकिन कहीं नहीं मिलता। पुलिस पत्नी पर शक जताती है, लेकिन ससुराल वाले कहते हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उससे पूछताछ ना की जाए। 6 महीने बाद एक रात बेटे की गुमशुदगी से बेचैन पिता घर में ही टहल रहा होता है। बहू के कमरे की लाइट चल रही होती है तो वहाँ जाता है। वहाँ बहू का वह रूप सामने आता है जिसकी ससुर ने कभी कल्पना न की होगी, जिसकी ससुर ने बुरे से बुरे सपने में उम्मीद नहीं की होगी। ससुर उसी वक्त पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे बेटे को बहू ने ही मारा है। पुलिस के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। कई सवाल थे जो ससुर के आरोप को कमज़ोर कर रहे होते हैं। 7 साल की शादी में कभी पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, तो हत्या की वजह क्या होगी? पत्नी के लिए घर में ही पति की हत्या कर लाश को गायब करना असंभव था। पत्नी ने अगर रात में घर में ही हत्या की तो परिवार के दूसरे सदस्यों को पता कैसे नहीं चला? 6 महीने तक पति की लाश क्यों नहीं मिली? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब पुलिस को अब तक मिला नहीं था, तो ससुर के बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में मर्डर मिस्ट्री की इस खौफनाक कहानी। भरतपुर के रहने वाले पवन शर्मा की 3 जून 2015 को कानपुर की रीमा के साथ शादी हुई। पवन सामान्य परिवार से है। 2 बहनें हैं। पिता हरि प्रसाद शर्मा किसान है। पवन दिल्ली में काम करता था। 4 साल तक पवन दिल्ली में और रीमा गाँव में रही। 2019 में पवन रीमा को अपने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली में पवन के गांव का भागेंद्र भी रहता था और भागेंद्र भी शादीशुदा था। शादीशुदा भागेंद्र लोन दिलाने का काम करता था दिल्ली में। वहीं पर भागेंद्र और रीमा की मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात नज़दीकियों में बदल गई। पवन काम पर जाता तो रीमा भागेंद्र को बुला लेती। दोनों साथ में घूमते। भागेंद्र उसे गिफ्ट भी लेकर देता था। इसी दौरान दोनों के बीच कई बार संबंध बने। 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ वापस भरतपुर आ गया। भरतपुर आने के बाद रीमा और भागेंद्र का मिलना बंद हो गया था। बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रीमा ने साजिश रची। वो रात को पूरे परिवार को खाना, दूध, चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे देती। नींद की गोलियों का असर होने के बाद बॉयफ्रेंड को बुला लेती। जिस कमरे में पति सो रहा होता है वहीं दोनों मिलते, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता है क्योंकि उसके खाने में भी नींद की गोलियां मिला करके उसे खिला दी होती है। और इसका जब बाद में खुलासा हुआ तो पवन की छोटी बहन ने बताया कि कई महीनों से रीमा मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां लाकर उसके भाई को खिला रही थी। भाई देर तक सोता रहता था। उसका भाई शराब भी पीता था। अक्सर रीमा उसे खुद ही कमरे में बिठाकर शराब पिलाने लगी। इसलिए रात को भागेंद्र के आने पर पवन को कुछ भी पता नहीं लगता था। और पवन की छोटी बहन शादीशुदा है। उसने बताया कि जब भी वो गांव आती थी तो खुद भी काफ़ी देर तक सोती रहती थी। उसकी माँ उसे जगाती रहती थी लेकिन उठती नहीं थी, जबकि ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता था। समय से ही वो उठ जाती थी। ये बात उसने अपने माँ को कई बार बताई थी लेकिन माँ ने ध्यान नहीं दिया। अब आइए वापस कहानी में आते हैं। पवन अपनी पत्नी रीमा से कितना प्यार करता था इसके बारे में जानते हैं। घर वालों ने बताया कि पवन रीमा से बहुत प्यार करता था। लॉकडाउन में रीमा कानपुर गई थी, तब पवन उसको 350 किलोमीटर साइकिल चलाकर लेने गया था। वहाँ एक दिन रुककर पत्नी और दोनों बच्चों को साइकिल पर ही लेकर आया। भरतपुर से कानपुर का सफ़र साइकिल से तय करने और वापस आने में उसे 7 दिन लगे थे। 29 मई को भागेंद्र और उसका दोस्त दीप शराब पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान भागेंद्र को रीमा का मैसेज मिला, आज मिलने का मन कर रहा है, जल्दी आ जाओ। भागेंद्र भी कई दिनों से उससे मिला नहीं था। भागेंद्र ने दीप को साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। भागेंद्र और दीप 200 किलोमीटर बाइक चलाकर भरतपुर आ गए। भागेंद्र अंदर मकान में चला गया और दीप को बाहर ही कुछ देर तक रुकने के लिए बोला। भागेंद्र मकान में घुसा तो नींद की गोलियों के असर के कारण परिवार के सभी लोग सो रहे थे।
वो सीधा रीमा और पवन के कमरे में चला गया। पवन बेहोशी की नींद से सो रहा होता है। उसी कमरे में रीमा और भागेंद्र ने संबंध बनाए। इसी दौरान पवन की बेहोशी टूट गई, क्योंकि दवाई का असर उस दिन कुछ खास नहीं हुआ था। पवन ने अपनी पत्नी को भागेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर आग बबूला हो गया। गुस्से में भागेंद्र को पकड़ लिया। रीमा ने पवन के पैर पकड़े तो धक्का देकर दूर गिरा दिया। भागेंद्र और रीमा, जो कि पवन की पत्नी थी, ये दोनों मिल करके पवन का गला दबाने लगा और दीप को भी अंदर बुला लिया, जो कि अब तक बाहर खड़ा था। तीनों ने मिलकर पवन का गला दबाकर उसे मार दिया। अब उन्हें ख्याल आया कि इनकी लाश को क्या किया जाए। फिर उनके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। हत्या के बाद भागेंद्र और रीमा ने लाश को चादर में लपेटकर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद एक बोरी में लाश डाल दी। पहले भागेंद्र और रीमा ने कमरे में बिखरे खून को साफ किया। इसके बाद भागेंद्र और दीप बाइक पर शव रख कर उसे गांव से 2 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में नहर के पास ले गए। वहां उन्होंने बोरे में लाश के साथ 15 किलो का पत्थर बांधकर नहर में डाल दिया, ताकि लाश पानी के ऊपर ना आ जाए। दोनों रात करीब 2:30 बजे बाइक पर ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह 8 बजे दोनों दिल्ली पहुंचे और इधर पवन और रीमा की 3 दिन के बाद ही मैरिज एनिवर्सरी थी। पवन ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए बहन को भी गांव बुलाया था। हत्या के अगले दिन रीमा सुबह उठी और पवन को तलाश करने का नाटक करने लगी। सास से कहा, पता नहीं आज जल्दी कहाँ चले गए। पवन के पिता हरिप्रसाद ने सोचा कि खेतों में गया होगा, आ जाएगा। दोपहर तक पवन नहीं आया तो वो गांव और खेतों में तलाशने लगे। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। परिवार सोचने लगा कि पवन कहीं गुस्से में नाराज़ होकर चला गया है। और फिर रीमा ने भागेंद्र को मैसेज कर दिया था कि कुछ दिनों तक फ़ोन मत करना। कुछ दिनों के बाद परिवार में सब शांत हो गया। हरिप्रसाद परेशान होकर बेटे को इधर उधर तलाश करते रहे। मर्डर के कुछ महीनों के बाद करवा चौथ आया। किसी को शक ना हो इसलिए उसने व्रत भी रखा, दीपावली भी मनाई। अब बेटे के लापता होने की वजह से उसके बाप ने पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद पुलिस वाले पवन के खोजबीन में जुट गए। पवन के फ़ोन की लास्ट लोकेशन घर की ही आ रही थी। ऐसे में जांच कर रहे चिकसाना थाने के एएसआई ने उसकी पत्नी पर शक जताया और पूछताछ करने की बात कही। तब हरिप्रसाद ने कहा कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, पवन खुद ही कहीं चला गया है, रीमा से कोई पूछताछ नहीं होगी। उन्हें रीमा पर पूरा विश्वास है। तो पुलिस ने उससे पूछताछ भी नहीं की। पुलिस खोजबीन में जुटती रही। इसी तरह से 5 महीने तक जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो रीमा और भागेंद्र दोनों बेफिक्र हो गए। दोनों को भरोसा हो गया कि पवन की मौत का राज हमेशा राज ही रहेगा और उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। फिर 16 अक्टूबर को रीमा ने फ़ोन करके भागेंद्र को दिल्ली से गांव बुला लिया। भागेंद्र वापस गांव आया दिल्ली से और रात को रीमा के ससुराल पहुंच गया। मौका पाकर वो रीमा के कमरे में चला गया। इधर पवन के पिता हरिप्रसाद लापता बेटे की चिंता में परेशान होकर टहल रहे थे। उन्होंने रीमा के कमरे की लाइट जली हुई दिखी। कमरे से आवाज़ भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी। कमरे के पास गए तो जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी बुरा था। जिस बहू पर उन्हें हद से ज़्यादा विश्वास था वो किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। उन्होंने कमरे की कुंडी लगा दी। हरिप्रसाद ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और भागेंद्र के परिवार वालों को भी बुलाया, जो पड़ोस में ही रहता था। पुलिस के आने से पहले भागेंद्र का परिवार वहां पहुंच गया और झगड़ा करके उसे छुड़ा कर ले गए। भागेंद्र ने हरिप्रसाद को धमकी दी, जैसे तेरे बेटे को मारा है वैसे ही तुझे मार दूंगा, रीमा और मेरे बीच में मत आना। तब हरिप्रसाद का शक यकीन में बदल गया कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उसने पुलिस को पूरी बात कही। पुलिस ने भागेंद्र के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। इसी दौरान भागेंद्र दिल्ली चला गया और रीमा 28 अक्टूबर को कानपुर चली गई। 30 अक्टूबर को पवन की बहन गांव आई तो रीमा की कमरे की तलाशी ली तो एक रजाई में खून लगा हुआ मिला। घर वालों ने यह सबूत पुलिस को दिए। पुलिस ने रीमा को फ़ोन करके बुलाया। कानपुर से रीमा अपने मां के साथ वापस गांव आ गई। इधर पुलिस ने भागेंद्र को भी पूछताछ के लिए दिल्ली से वापस बुला लिया था। फिर पुलिस एसएचओ विनोद मीना ने बताया कि 20 नवंबर को दोनों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। शातिर रीमा कई देर तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन दूसरी तरफ भागेंद्र से भी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो दोनों बातों को घुमाते रहे। दोपहर में पुलिस ने सख्ती से भागेंद्र से पूछताछ की तो उसने सारी बातें बता दी।
इसके बारे में रीमा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और इन दोनों ने उस तीसरे आदमी का नाम लिया जो उस दिन घर के बाहर बाइक में खड़ा था, जिसका नाम था दीप। तो इन दोनों ने इसमें दीप के शामिल होने की भी बात कही। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर नहर के पास शव निकालने पहुंची। भागेंद्र ने उन्हें बताया कि शव कहां पर फेंका। उसकी निशानदेही पर बोरा निकाल लिया गया। बोरे को खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 17 हड्डियां मिली। 6 महीने में मछलियां और कछुए शव को पूरी तरह खा गए थे। उस बोरे में पवन की शर्ट, पर्स और दस्तावेज मिले। ये रुलाने वाली कहानी वाकई में बहुत दर्दनाक थी। और पवन के 2 बच्चे थे, उसका क्या? पवन के 2 बच्चों में से एक बेटा 6 साल का और बेटी 4 साल की थी। 4 साल की बच्ची बोली, माँ तो चुड़ैल बन गई, भूतनी बन गई, पापा को गर्दन दबाकर मार दिया, दीवार पर खून लगा था। 6 साल का बेटा बोला कि माँ ने बताया कि पापा मर गया, मोबाइल को लॉकर में छुपा कर रखती थी, कई घंटों तक भोला चाचा से बात करती थी। और ये भोला चाचा भागेंद्र का नाम था, जो भी बहाना नाम होता है वही उसका नाम था। और पवन शर्मा के पिता हरिप्रसाद बोले कि मेरे एक लौते बेटे को मार दिया। अगर वो भोला से प्यार करती थी तो चली जाती, हम उसे रोकते नहीं। उसने मेरा घर उजाड़ दिया, उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रही आज की पूरी दर्दनाक कहानी, जिसमें कि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके बेइंतहा मोहब्बत करने वाले शौहर की हत्या कर दी, जो कि आखिरकार ये दोनों पुलिस के पकड़ में आए। और मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो पवन 37 साल और रीमा 23 साल, यानी कि उन दोनों में 14 साल का अंतर था। शादी के वक्त रीमा की उम्र 16 और पवन की 30 थी। भागेंद्र 27 साल का है, उसका भी एक बच्चा है। भागेंद्र और उसकी पत्नी के बीच भी आए दिन झगड़े होते थे। भागेंद्र दिल्ली में और उसकी पत्नी गांव में रहती थी। पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी। चार्जशीट पेश करने के लिए 90 दिनों का समय होता है। पुलिस कोर्ट में मर्डर से संबंधित सारे सबूत पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट में गवाहों के बयान कराए जाएंगे। SHO विनोद मीना का कहना है कि उनके पास बहुत अहम सबूत है। पुलिस के सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट आरोपियों को 10 साल से अधिक की सज़ा या फिर आजीवन कारावास सुना सकती है।